गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने एनएलएम लेक्चर सीरीज जो कि फिजिक्स की जी मेंस और एडवांस की सबसे बड़ी सीरीज है, उसमें आपने अब तक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन और उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट ऑफ फोर्स को आपने एक बार देख लिया है। अभी हम लोग आज बात करने वाले हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ के बारे में। समझते हैं कि कैसे जे मेंस और एडवांस यहां से क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, कैसे जे मेंस का वो क्वेश्चन जो आपका एक बेसिक क्वेश्चन, एक साधारण क्वेश्चन होते हुए भी हम उसको गलत करके आते हैं। तो पहले समझा देता हूं, पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे। आज हम बात करेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ के बारे में। आज हम बात करेंगे कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो आपको क्या कहता है ना, आप उसको कैसे समझ सकते हैं, उसको करने के बाद, समझने के बाद, उसके एप्लीकेशन कंसेप्ट को समझने के बाद कैसे आप उसकी प्रॉब्लम्स को बना सकते हैं। देखिए, मेरे फिजिक्स पढ़ाने का आधार हमेशा बेसिक एससी वर्मा से होते हुए डीसी पांडे, इरोडोव, रेसनिक, हैलिडे, जो भी हमारी फैनीमान बुक्स तक है, हमें उन सब चीजों को कवर अप करते हुए हमसे कोई भी टाइप की प्रॉब्लम, कितनी भी कंसेप्चुअल हो, डेप्थ में हो, हर एक प्रॉब्लम हमारे लेक्चर के बाद आपसे बनना शुरू हो जाएगी। ये मेरी आपसे श्योरिटी है, ठीक है। आप चाहे जे मेंस दीजिए, चाहे एडवांस दीजिए, आप किसी भी टाइप की प्रॉब्लम इस लेक्चर के पढ़ने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद आप बना सकते हैं। मैं आपको ये सब बिलीव दिलाता हूं। तो समझते हैं कि इफ अ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, यदि मैंने कोई नेट फोर्स इस बॉडी पे लगाया, फॉर एग्जांपल आपको इधर की तरफ से मैंने कोई एक नेट फोर्स इस पे लगाया। अब इस बॉडी का मास यदि a है, इफ द बॉडी हैव अ मास ऑफ m, यदि किसी बॉडी का मास m है, तो याद रखना डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि जो नेट फोर्स का डायरेक्शन था, मैं इसको समझा रहा हूं, नेट फोर्स का डायरेक्शन ये है, तो एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन यही डायरेक्शन होगा। तो याद रखना, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम एज द नेट फोर्स इज अप्लाइड। जिधर नेट फोर्स अप्लाइड हो रखा है उसी डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन भी होगा। तो हम लोग समझ सकते हैं प्यारे बच्चों कि कोई ऑब्जेक्ट, मैं किसी भी हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड प्लेन पर कोई ऑब्जेक्ट रखता हूं और इस पर एफ फोर्स अप्लाई करता हूं। कौन सा फोर्स अप्लाई करता हूं? एफ फोर्स अप्लाई करता हूं। और यदि ये एफ नेट मैंने जो अप्लाई किया है, जो इसका डायरेक्शन है, वही इसके एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होगा। तो यदि हम इसके वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड्स की, यानी कि फोर्स के वेक्टर मैग्नीट्यूड्स की बात करें, तो मैं इसका फोर्स ऑफ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड्स लिखूं तो F इज इक्वल टू मास मल्टीप्लिकेशन एक्सेलरेशन। कौन सी डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में आपका नेट फोर्स लग रहा है। अब फॉर एग्जांपल यदि मैं इसकी बात हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर रहा हूं, किस डायरेक्शन में कर रहा हूं? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर रहा हूं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, Fx इज इक्वल टू मास मल्टीप्लिकेशन एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यदि ये वर्टिकल डायरेक्शन में लगा रहा हूं, ये फोर्स मैं वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूं। बच्चों ध्यान से समझ लें इस चीज को कि यदि आपने वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है तो मास मल्टीप्लिकेशन एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन। और बात सेम है यदि आपने ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बाद, सर क्या ये आपके जेड एक्सिस में भी हो सकता था? बिल्कुल ऑफ कोर्स हो सकता था, और आप इसका समीशन लेके चलिएगा। यदि आप इसमें जेड एक्सिस में आपने अप्लाई किया है तो जेड एक्सिस में उसका एक्सेलरेशन आप कंसीडर कर लीजिएगा। बोलो हाँ या ना। क्या ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है? इतनी छोटी सी बात जो आपका जे मेंस का एक क्वेश्चन आपसे बनवा सकती है, क्या ये बात आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते? मुझे लगता है इजीली आप इस चीज को समझ सकते हैं। तो न्यूटन्स के सेकंड लॉ को हमें जिस कंटेंट में अप्लाई करना है, जिस रेफरेंस में अप्लाई करना है, उस रेफरेंस का नाम है एफबीडी। इसको मैं एलएलएम का सबसे मेजर पार्ट मानता हूं। यदि आप बच्चों ध्यान रखना, यदि आपने जे मेंस और एडवांस का क्वेश्चन बनाना है तो आपको एफबीडी और पूरी होल फिजिक्स में एफबीडी, यदि आप किसी भी क्वेश्चन की एफबीडी बनाना सीख गए, उसको स्पेसिफिक फॉर्म में लेके जाना सीख गए, उस पर कितने, हाउ मेनी नंबर ऑफ रिजल्टेंट फोर्स आप कैलकुलेट करना सीख गए, कि उस पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उनकी इक्वेशंस आप बनाना सीख गए,
तो आप फिजिक्स में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम बना सकते हैं, चाहे वो नेशनल बुक की बात कर लूं, चाहे फिर वो इंटरनेशनल बुक की बात कर लूं, आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन या फिर किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो चलिए मैं अगला टॉपिक आपसे डिस्कस करता हूं, एफबीडी एनालिसिस। बहुत मास्टर स्ट्रोक है फिजिक्स के लिए कि एफबीडी को कैसे समझना होगा, जिसको हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपको मदद करता है। किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को आप एफबीडी के द्वारा बना सकते हैं। देखिए, इसको भी है ना हम अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड करके पढ़ेंगे कि ओनली एक ब्लॉक है, फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक मैंने रखा, उसको किसी स्ट्रिंग से अटैच किया हुआ है, आप उसको पुल कर रहे हो, ठीक है ना। एक इस टाइप की प्रॉब्लम, एक इसमें होगी स्ट्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम्स, एक होगा पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स। तो इसमें मैं ना 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड करूंगा। सबसे पहले कुछ बेसिक एफबीडी को भी समझने से पहले कुछ इसके बेसिक को समझ लो। मान लो कि आपने ना कोई ब्लॉक है, ऐसे करके ना कोई ब्लॉक है जिसका मास m है, और ना आपने ना किसी स्ट्रिंग से, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे खड़े हैं, आपने ना अपने हाथ से इस ब्लॉक को पकड़ा हुआ है और आप इस ब्लॉक को खींच रहे हो, फॉर एग्जांपल, है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि जनरली किताबें या बहुत सारे लोग ना यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं करते कि ये जो स्ट्रिंग आपने ली हुई है, ये स्ट्रिंग मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, या इसका फीचर क्या है, ये किस फीचर किस मोड में ली गई है। जब तक ये नहीं बताओगे तब तक कहते ना आपकी सिली मिस्टेक हो गई। सिली मिस्टेक के चांसेस इसकी वजह से होते हैं। तो हम यहाँ स्पेसिफिक करेंगे कि स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। क्या ले रहे हैं सबसे पहले, स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। यदि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो सर उस केस में क्या होता है, उस केस में एक ब्लॉक के पीछे लगा एक और ब्लॉक, उसके पीछे लगा एक और ब्लॉक, और वो ऐसे एन टाइप ऑफ ब्लॉक्स। यदि आप किसी स्ट्रिंग से खींच रहे हो, सर फील नहीं आया, फील दिला देता हूं कि सर कोई ब्लॉक जिसका मास m1 है, एक दूसरी स्ट्रिंग से अटैच जिसका मास m2 है, एक और कोई तीसरा ब्लॉक ऐसे करके अटैच कर लीजिए जिसका मास m3 है, और आप उसको ना ऐसे करके खींच रहे हो। F4 से ड्राइव फोर्स, F4 से आप उसको ड्राइव कर रहे हो, तो एक्सेलरेशन आर द सेम। तो इस केस में समझ लीजिए कि जब स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल है तो क्या चीज सेम होता है, एक्सेलरेशन आर सेम। तो प्यारे बच्चों की स्ट्रिंग को ये जानना कि इनएक्सटेंसिबल है या नहीं है, मासलेस है या नहीं है, तब तक आप क्वेश्चन का सही जवाब नहीं दे सकते जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी ना पता हो आपको। तो इस केस में इसमें जो मास इन मासेस का, इसका भी एक्सेलरेशन सेम होगा, इसका भी एक्सेलरेशन सेम होगा, और इसका भी एक्सेलरेशन सेम होगा। अच्छा सर, ऐसे ना करके सर इसको पुली से कनेक्ट करके बताएं तो मैंने कहा देखिए जरा समझिए कि मैं ना कोई 2 मास है, उनको ना किसी पुली से कनेक्ट कर देता हूं। किससे कनेक्ट कर देता हूं, किसी पुली से कनेक्ट कर दिया मैंने इन दोनों मासेस को, मास ऑफ m1 एक अनदर ऑफ मास m2, मैंने इनको ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आप ऐसे मानो कि जो m2 है ना वो ग्रेटर देन ऑफ m1 है, तो आप बताओ कि m2 नीचे की तरफ एक्सेलरेशन, a एक्सेलरेशन से नीचे आएगा डाउनवर्ड, और ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। पर पुली के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ का जो एक्सेलरेशन है आर द सेम, वो एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। समझ में बात आ रहा है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा, इफ मानो कि यदि स्ट्रिंग में मास है या मासलेस है, चलिए पहले कंडीशन लेते हैं कि मासलेस, स्ट्रिंग इज मासलेस, स्ट्रिंग इज मासलेस, तो सर फिर क्या होगा, देखिए यदि स्ट्रिंग मासलेस है तो एक चीज हर स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पर, फॉर एग्जांपल ये कोई स्ट्रिंग है, इसके एक किसी भी जितने भी पॉइंट हैं, इन पॉइंटों पर सब पर एक चीज सेम रहेगी जिसको बोलते हैं टेंशन।
जिसको बोलते हैं बच्चों टेंशन। तो टेंशन आर सेम एट एवरीवेयर। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जो आपको प्रॉब्लम बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। सर इसका कोई एग्जांपल देके समझा दीजिए। मैंने कहा देखिए बहुत आसान है इसका एग्जांपल, कि एक हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड प्लेन पर आप हमें ब्लॉक रखते हैं बट अटैच्ड विद पुली एंड आल्सो स्ट्रिंग। इसमें हम स्ट्रिंग को भी अटैच करते हैं बाय पुली, और एक और दूसरा ब्लॉक इसके इस साइड्स में हम अटैच करते हैं। बोलो समझ में आया? तो हम देख रहे हैं कि स्ट्रिंग के इस केस में यहां भी टी सेम है और स्ट्रिंग के इस वाले पार्ट पर भी टेंशन आर सेम। तो यहां तक तो कोई लोचा नहीं है। तो यानी कि आपको ये देखना है कि यदि स्ट्रिंग मासलेस है, स्ट्रिंग क्या है? मासलेस है, तो उस मासलेस की कंडीशन में जो टेंशन है पुली के दोनों तरफ वो आर द सेम। तो फिर सर किस केस में सेम नहीं होती है और किस केस में सेम होती है? मैं आपको वो भी समझाऊंगा कि किस केस में सेम होती है और किस केस में सेम नहीं होती है। होती वाला केस आपने देख लिया कि यदि मासलेस की कंडीशन है तो टेंशन सेम होगी। अब ऐसे मानो कि सर फिर सेम ना होने वाली कंडीशन बताओ कि स्ट्रिंग इज मासलेस। स्ट्रिंग तो मासलेस है बट जो पुली है, पुली इज नॉट मासलेस एंड फ्रैक्शनलेस। क्या बोला बच्चों मैंने? बताओ। मैंने बोला कि भाई जो स्ट्रिंग है वो तो मासलेस है, स्ट्रिंग इज मासलेस बट पुली ये सेकेंड है, बट पुली इज नॉट मासलेस एंड फ्रैक्शनलेस। फ्रैक्शनलेस कि यदि सर स्ट्रिंग तो मासलेस हो लेकिन पुली मासलेस और फ्रैक्शनलेस नहीं होगी तब क्या होगा? तो सर क्या पुली के दोनों तरफ जो स्ट्रिंग है उसकी टेंशन बदलेगी? यस माय डियर, उस केस में पुली के दोनों केस में, इस वाले केस में जो टेंशन है पुली के दोनों तरफ वो बदल जाएगी। जैसे एक ब्लॉक ले लीजिएगा, अगेन फिर से एक ब्लॉक आप यहां पे पुट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको एक स्ट्रिंग द्वारा किसी एक पुली से कनेक्ट कर दें और इसको फिर से किसी एक अनदर ब्लॉक यहां पे अटैच कर दें, ठीक है। तो अब इस केस में इस वाले स्ट्रिंग में जो टेंशन है और इस वाली जो स्ट्रिंग की जो टेंशन है आर डिफरेंट। तो यहां पर इन दोनों ही केसेस में आपकी जो टेंशन है पुली के दोनों तरफ वो बदल जाएगी, ठीक है। देखिए बहुत बहुत खूबसूरत प्रॉब्लम्स हैं। यदि हम एससी वर्मा या फिर आशीष अरोरा सर की भी बात कर लें तो इन टाइप की जो बुक्स हैं आपको उन बुक्स की प्रॉब्लम फिर या डीसी पांडे या फिर आपने इरोडॉप्स या फिर आप किसी भी कोचिंग्स में पढ़ते हैं वहां के मॉड्यूल्स को बनाने के लिए, वहां की प्रॉब्लम्स उनके मॉड्यूल की या डीपीवी प्रॉब्लम्स बनाने के लिए आपको ये फिजिक्स लेक्चर सीरीज के नोट्स आर सफिशिएंट और आपको इनको समझना पड़ेगा। अच्छा, अब सर एक तीसरी कंडीशन और कि सर कुछ और भी कंडीशन हो सकती है, तो यस, एक जेईई एडवांस की प्रॉब्लम्स बनाने के लिए एक और तीसरी कंडीशन आती है। उस कंडीशन को भी हम समझ लेते हैं कि स्ट्रिंग एंड पुली आर नॉट मासलेस। क्या तीसरी कंडीशन है स्ट्रिंग एंड पुली आर नॉट मासलेस। सर फिर ऐसे केस में बट फ्रिक्शन होगा, स्ट्रिंग और पुली में फ्रिक्शन हम कंसीडर करें, पुली ऑफ स्ट्रिंग जो है उसमें यदि हम फ्रिक्शन कंसीडर करें, हमने कोई पुली बना रखी है, तो सर उस केस में फिर क्या केस बनेगा? तो उस केस में ना हर एक पॉइंट का टेंशन बदलता चला जाएगा, चेंजेबल फॉर्म में आ जाएगा। कैसे सर? बहुत आसान है बेटा। एक ब्लॉक जो कि मासलेस और पुली भी जो है मासलेस नहीं है, एक ब्लॉक M1 एक पुली से कनेक्ट किया, इसको वापस से एक दूसरा मास M2। अब इस केस में कि जब स्ट्रिंग और पुली आर नॉट मासलेस बट दोनों के बीच में कहीं ना कहीं फ्रिक्शन है,
यानी कि ये जो पुली और स्ट्रिंग है ना, यहाँ पे दोनों के बीच में फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। यदि फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है तो हर एक पॉइंट का टेंशन इस बार बदल जाएगा बच्चों। बोलो, देखो ध्यान से पढ़ोगे ना तो फिजिक्स कोई ना ड्रामा नहीं है, फिजिक्स कोई ना ऐसे नहीं है कि मतलब यहाँ इसको ना मतलब कोई जोकर वाली पंक्ति करके इसको पढ़ते हैं, नहीं बेटा। देखिए इसको स्मूथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट पढ़ा जाता है बेटा, तो समझ ले। फिर इन दोनों पॉइंटों पे जो टेंशन है वो डिफर हो जाएगी, एंड अगेन फिर से इस वाले स्ट्रिंग के ये दो पॉइंट्स हैं, यहाँ पर टेंशन आपको अलग अलग कंसीडर करनी पड़ेगी। अच्छा सर, इसका कोई क्वेश्चन दिखा देंगे क्या? यस ऑफ कोर्स माय डियर, इसके में बहुत अच्छे कंसेप्ट मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दूं कि आपको यूरोडोम रेसनिक हैलिडे की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको लाइव और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेंगी। आप सभी की सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां जाके अपना कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम्स भी आप मुझे कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो सर अभी इसमें फिर आप एफबीडी एनालिसिस तो आपने बताया नहीं, चलिए आपको मैं एफबीडी एनालिसिस में कुछ एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं मैं आपको कंसीडर करने वाला हूं। ये मैं आपको अगली वीडियो में एफबीडी एनालिसिस के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपसे डिस्कस करूंगा।